Today we will see body fluid and circulation. What is the need of circulatory system? इस सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी हमारे बॉडी में? जब भी खाना खाते, खाने का डाइजेशन होता है, डाइजेशन ये पूरे सेल तक पहुंचना चाहिए, बॉडी सेल्स तक पहुंचना चाहिए. कैसे पहुंचेगा? इस सर्कुलेशन के थ्रू. सर्कुलेशन का मीनिंग होता है कि ब्लड का क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में फ्लो होना. ब्लड का पूरे बॉडी में फ्लो होना. क्यों? ताकि वो सारे सेल्स क्या ले सके वो न्यूट्रिशन जो किससे मिला उसको, डाइजेशन, खाना खाने से. खाना खाया, उसे डाइजेस्ट किया, और जो न्यूट्रिटिव फूड्स थे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स वगैरह हमने किससे लिए? उस न्यूट्रिशंस कहाँ किसको देना है अभी, उस सेल को क्यों देना? ताकि वो वर्क कर सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके उस वर्क को करने के लिए. दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में भी टू पार्ट देखा होगा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म से बहुत ही सिंपल एक्सचेंज देखने मिलता है न्यूट्रिएंट का. सेल्स और ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनके बीच के एक्सचेंज बहुत ही सिंपल देखने मिलता है डायरेक्टली, जैसे कि स्पॉन्जेस में और सीलेंट्रेट्स में डायरेक्टली देखने मिलता है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने पार्ट का होता है? तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होता, और होगा भी तो सिर्फ डॉर्सल ब्लड वेसल्स होता है. सिर्फ एक ब्लड वेसल देखने मिलता है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स. उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं देखने मिलता. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वेल डेवलप. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर जानना है तो दैट इज ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो. वेल डेवलप ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन्स है, एंड कैपिलरी एज वेल, कैपिलरीज भी है. लेकिन इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता. नो आर्टरीज, नो वेन्स, नो कैपिलरीज. ऑर्गन्स डायरेक्टली बात हो, जैसे कॉकरोच में देखा होगा, जैसे ये कॉकरोच का बॉडी है और यहाँ पे समझ लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे क्या ब्लड में ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं. इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन क्या डायरेक्टली बात इन द फ्लूइड, और ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ. और इसके अंदर कैपिलरी सिस्टम, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स है ही नहीं तो कैपिलरी सिस्टम नहीं देखने मिलता. इसका अपोजिट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. ब्लड सर्कुलेट विद इन द ब्लड वेसल्स, डायरेक्टली फ्लो होता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है ब्लड? नहीं, उस ब्लड आर्टरी के थ्रू, आर्टरी एंड वेन के थ्रू किसी भी ऑर्गन में जाता है. आर्टरी ऑर्गन से ब्लड लेके आती है और वेन्स टुवर्ड्स द ऑर्गन वो ब्लड को लेके जाता है. वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है? वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है? आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड. और वेन्स में कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड. एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, हम आगे पढ़ने वाले हैं. एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर आर्टरी में कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड. आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ वी विल मूव टू ओनली इस हीमोलिम्फ में और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि तुम्हारा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यही एक्सचेंज होगा. लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस भी एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिएंट भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है? हमारे आरबीसीज के थ्रू. आरबीसीज के थ्रू होता है. तो आरबीसी क्या? एक सेल है, ब्लड का ही पार्ट है ना आरबीसी. तो ये किसमें हेल्प करता है? गैसेस एक्सचेंज में. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी में. तो हमारे ब्लड में गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का भी. यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता. अभी यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिएंट ही ट्रांसपोर्ट होता है, गैस तो हो नहीं रहा, तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा. तो इसलिए कोई रोल यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड है फ्लूइड, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता. देयर इज नो रोल
इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, लेकिन हमारे अंदर है आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, which play in respiratory important role in respiration, which is called respiratory pigment। किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को। किसे बोला जाता है, हीमोग्लोबिन को। इस टाइप ऑफ ब्लड, इस जिसके अंदर दोनों ही एक्सचेंज, गैसेस का भी, न्यूट्रिएंट का भी, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट हो, ऐसे टाइप ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ब्लड। एन अपोजिट ऑफ दिस, ऐसे ब्लड जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरी भी एब्सेंट है, और ऑर्गन बात कर रहे डायरेक्टली इन दैट फ्लूइड कॉल हीमोलिम्फ। दैट वाई वी यूज हीमोलिम्फ वर्ड इन कॉकरोच। कॉकरोच में क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ प्रेजेंट है उसके बॉडी में। यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई कैपिलरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म हो रही है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे कोई कैपिलरी नहीं दिख रहा, डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स एंड मोलस्का। इंसेक्ट्स में भी आ गया हमारे ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया वर्टिब्रेट, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड एनालिड्स। एनालिड्स में आ गया अर्थवर्म, ये अर्थवर्म का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड दिस इज क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर। नाउ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इतना पता, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता। उसमें भी दो तरह के सिस्टम होते हैं, ब्लड वैस्कुलर और लिम्फैटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फैटिक, ये दो फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करते, दैट इज वो ब्लड, और पूरे ब्लड को पंप करने वाला एक ऑर्गन, दैट इज योर हार्ट। पानी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचाना तो हम लोग क्या यूज करते हो, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पंप का। तो हार्ट हमारे यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पंप, मोटर का काम कर रहा है, मोटर के जैसा काम कर रहा है। कभी भी हमें पानी को नीचे से ऊपर ले जाना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मोटर। वैसे ही हमारा हार्ट है, लोअर, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से लेके थ्रू आउट अपर बॉडी तक कौन पंप करता है, विद हाई प्रेशर। कौन पंप करता है, हार्ट, हाई प्रेशर के साथ, ताकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो, जाए। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, ब्लड, जो हम देखने वाले ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरी, वेन और हार्ट, विच इज अ पंपिंग ऑर्गन। लिम्फेटिक सिस्टम में आगे लिम्फ, विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फ नोड्स किसमें हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी को डिफेंस करते हैं, किससे, एंटीजन से, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन से क्या करते, प्रोटेक्ट करने का काम करते। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। नाउ ब्लड, व्हाट इज ब्लड? Blood is a specialized fluid connective tissue. Now why it is called as connective tissue? ये क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है और सारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। किसके अंदर फ्लो करके, कैपिलरी में। ब्लड इज मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। ये याद रखना, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। और नॉर्मल काउंट ऑफ कितना ब्लड होना चाहिए, 5 to 5.5 लीटर, 5 to 5.5 लीटर। इसके ना 3 पार्ट देखने मिलेंगे, तो फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड सेल्स और कॉर्पोसेल्स और प्लाज्मा। ये 3 कंपोनेंट से बना होता हमारा ब्लड,
भी फ्लो चार्ट देखते हैं यहाँ पे। सी ब्लड हमारा दो पार्ट से बना होता है, फॉर्म एलिमेंट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है टोटल ब्लड का? टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ गया प्लेटलेट विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसे? थ्रोम्बोसाइट्स। विच इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। वाटर 92% प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। देन प्रोटीन। प्रोटीन में भी ऐसे प्रोटीन कुछ, अभी मैं इसके फंक्शन बताऊंगी। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सुना होगा वर्ड, किसमें हेल्प करता है? क्लॉटिंग में, फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन्स, प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं? अल्बुमिन। बहुत सारे होते हैं जिसमें तीन ही बताया मैं, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन्स, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, नाइट्रिक एसिड्स, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, नॉट नाइट्रिक एसिड, यूरिया। न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन हो गए, हॉर्मोन्स। हम लोग कैसे सीक्रेट होता है? ब्लड के थ्रू ही सीक्रेट होता है ना, तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? हॉर्मोन्स भी, और कुछ गैसेस भी होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स। अभी प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ये तीनों, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसिनोफिल्स आर ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या? और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर अग्रेनुलोसाइट्स। नेक्स्ट साइट्स में क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखो प्लाज्मा कितना प्रेजेंट है? 55। फॉर्म्ड एलिमेंट 45। फॉर्म्ड एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स आर सेल और कॉर्पोसेल्स। प्लेटलेट्स एक सेल नहीं है, फ्रैगमेंट है, एक सेल का फ्रैगमेंट है। उस सेल का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, मेगाकारियोब्लास्ट। मेगाकारियोब्लास्ट। मेगाकारियोब्लास्ट सेल्स। सेल्स के क्या है? फ्रैगमेंट है, प्लेटलेट्स, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे दिख रहा होगा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन में अल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन्स, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, गैसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। कभी डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था टू पार्ट्स में डिवाइडेड, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आ गया? इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने मिलेंगे, जो किसके डेरिवेटिव होते हैं? राइबोसोम। जो ग्रेन्यूल्स देखने मिलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, किसके डेरिवेटिव होते हैं? राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इस वजह से ही दिखता है कि इसमें क्या देखने मिलता है? राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। That's why it's called granulocytes. Granulocytes further divided into on the basis of the shape of nucleus. न्यूट्रोफिल्स किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेप ऑफ न्यूक्लियस। आगे और पढ़ने वाले हम लोग इसे डिटेल में, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन के बेसिस पे भी एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस दोनों। किसमें डिवाइड होगा? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल इसे कौन से डाई से डाई किया गया? कौन से डाई से इसे डाई किया गया? दैट इज न्यूट्रल। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल दैट इज बेसिक डाई से इसे डाई किया, दैट इज मोस्ट फेमस एग्जांपल इज बेसोफिल को किससे डाई किया गया? बेसिक डाई से। मोस्ट common example is methylene blue and eosinophil, a dye with acidic
acidic dye, eosine, which is orange in color. That's why it's called eosinophils. Granulocytes में आ गए. See, this picture is not clear. Okay. Granulocytes में क्या आ गया? Lymphocytes and monocytes. Monocytes are macrophages. Macrophages. Lymphocytes में पढ़ा होगा. T lymphocytes and B lymphocytes. पढ़ने वाला है, कितना याद है. अभी प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर क्या क्या देखने मिलता है? प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स देखने मिलते हैं. तो कौन सा होते हैं? एल्ब्यूमिन पढ़ा था अभी प्रीवियस स्लाइड्स में. फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन. एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में. सेल्स के ऑस्मोटिक बैलेंस में. अगर ये सेल है और यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ का बैलेंस और यहाँ पे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होंगे आयंस के बैलेंस होने चाहिए. जितने पॉजिटिव आयन यहाँ होंगे उतने पॉजिटिव आयंस यहाँ पे भी होने चाहिए. जितने नेगेटिव आयन यहाँ होंगे उतने नेगेटिव आयंस फ्लूइड में भी होने चाहिए. दैट्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. फाइब्रिनोजेन किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो उसमें सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ, कैस्केड मैकेनिज्म कैसे होता है. ग्लोब्यूलिन ये किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म्स में. हमारे बॉडी को पैथोजेन और एंटीजेन और डिजीज कॉजिंग पैथोजेन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है. तो ये फंक्शन याद रखना, पूछता है नीट में. अल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, फाइब्रिनोजेन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म्स. अभी प्लाज्मा. सीरम क्या होता है? जब भी देखा होगा पैथोलॉजी लैब में, कहीं पे भी पैथोलॉजी लैब देखा होगा तो वहां पे हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है इस ट्यूब में. तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से जब सेंट्रीफ्यूग करते हैं हम लोग ब्लड को, सेंट्रीफ्यूगेशन करते तो क्या होता है? 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड होता है. ये क्या है तुम्हारा? व्हाइट WBC रेड ब्लड सेल्स. तुम्हारा प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर ही क्या होता है? प्लेटलेट्स. हाँ, ये याद रखना. प्लेटलेट्स तुम्हारा प्लाज्मा के अंदर ही होता है. तो रेड ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लाज्मा के अंदर तुम्हारा प्लेटलेट्स हो गया. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. ये कब का कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेज है? ये अनक्लॉटेड, जब भी ब्लड क्लॉट नहीं किया गया. आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये सारे सेल्स क्या होगा? सेपरेट हो गए. सेपरेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड देखने मिलता है. प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. और प्लेटलेट्स किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर. नाउ अभी क्या करते हैं? प्लाज्मा के अंदर से हमने क्या निकाल दिया? प्लेटलेट्स नहीं, फाइब्रिनोजेन वाला जो प्रोटीन है हमने क्या किया? उसे रिमूव कर दिया. वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन कैस्केड मैकेनिज्म तो फर्स्ट फाइब्रिनोजेन होता है. फाइब्रोजेन को ही रिमूव कर दिया. तो यहाँ पे फाइब्रोजेन कहाँ आके रुक गया? इस आरबीसी में. तो आरबीसी क्या हो गया? क्लॉट हो गया. और यहाँ पे जो प्लाज्मा के अंदर बचा बाकी पार्ट एक्सेप्ट फाइब्रिनोजेन. प्लाज्मा में सब कुछ प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, लेकिन एक्सेप्ट फाइब्रिनोजेन. तब उसे क्या कहेंगे? सीरम. और हमारा ब्लड क्या हो गया? क्लॉट. तो सीरम क्या है? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन. प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन अगर निकाल दिया जाए तो हमारा सारा ब्लड क्या होगा? क्लॉट हो जाएगा. सीरम अलग हो जाएगा और जो हमें ब्लड मिलेगा वो कैसे मिलेगा? क्लॉटेड ब्लड मिलेगा. क्लॉटेड ब्लड. सीरम अगर इन टर्म्स ऑफ ब्लड मुझे बताना है तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड फाइब्रिनोजेन. समझ? इतना क्लियर है? Now we will see more about plasma and serum in next video.